Good morning, dear students. So, this is our last part of P block element. Last part of basically conceptual part of P block. Group 18th element. इससे पहले हम P block एलिमेंट को इंडिविजुअली डील कर चुके हैं. इनके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, उनके जनरल ट्रेंड्स क्या थे, इनके हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, क्या उनका नेचर होगा, ऑक्साइड्स का नेचर, हेलाइड्स का नेचर, ऑक्सो एसिड्स की हमने बात की थी. सो उसी सीक्वेंस में जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ ग्रुप 18 एलिमेंट. सो एज यू ऑल नो, ग्रुप 18 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कंसिस्ट ऑफ नोबल गैसेस, जिसमें हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन आते हैं. और इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप 18 एलिमेंट को कई सारे नामों से जाना जाता है. नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस, जीरो वैलेंट स्पेसिस और एरोजन्स. सो वन बाय वन हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है इनको. जहाँ तक बात है एरोजन्स की, तो इनको एरोजन्स इसलिए कहते हैं कि ये एयर में मिलते हैं बेटा, फाउंड इन एयर, और इसी वजह से इनको एरोजन्स कहा जाता है. जीरो वैलेंट स्पीसीज़ की यदि बात करें तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वैलेंट रिलेटेड विद वैलेंसी, कि इनकी जो वैलेंसी होती है दैट इज़ ज़ीरो ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. रेयर गैसेज एक्चुअली इनको पहले कहा जाता था क्योंकि इनकी जो अबेंडेंस थी नेचर के अंदर वो बहुत रेयर थी बेटा, दुर्लभ कहते हैं बेसिकली रेयर को हिंदी में. तो काफ़ी कम अबेंडेंस में पाए जाते थे, इसलिए इनको रेयर कहा जाता था. इनर्ट का मतलब है इनकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज़ वेरी लो एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ना के बराबर होती है, रिएक्ट नहीं करती हैं किसी के साथ, इसलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता है. और नोबल गैस का मतलब ये है कि ये कुछ सिलेक्टिवली एलिमेंट के साथ ही रिलेट करती हैं. जैसे आप मैक्सिमम इनके जो कंपाउंड्स देखोगे वो आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मिलेंगे बेटा, तो बहुत कम रिएक्टिविटी है और वो भी कुछ एलिमेंट्स के साथ होती है, इसलिए इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है. सो जहाँ तक एलिमेंट्स की बात है वो यहाँ लिखे हुए हैं सारे के सारे. इनमें दो तीन बातें हैं जो आपने याद रखनी है. सबसे पहले ये है कि रेडोन जो होती है वो एक रेडियो एक्टिव गैस है जिसको हम रेडियम के डिके से कराते हैं. सेकंड, हीलियम को मैंने सर्कल किया हुआ है बेटा. हीलियम को सर्कल इसलिए किया गया है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, और बाकी सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल वो होता है NH2 NP6. तो ये इनर्ट गैस का पार्ट ज़रूर है बेटा, बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है. आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. एटॉमिक नंबर की यदि मैं बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर आप सभी को वेल नोन है. हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जिनोन का 54 है और रेडोन का 86 है. सो इन एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो ये मोनोएटॉमिक नेचर के होते हैं. मोनोएटॉमिक मीन्स ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिस फॉर्म में ऐसे लिखे गए हैं. ये खुद से या किसी और एलिमेंट से यूजुअली कंबाइन नहीं करते हैं. तो इनके मोनोएटॉमिक नेचर को दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं बेटा. एक है इनका बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेटेड होता है 0, और यदि किन्हीं एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है. और इसी तरीके का यदि आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये पढ़ा होगा कि यदि आप हीलियम 2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, और बॉन्ड ऑर्डर यदि आप निकालोगे तो ये आएगा 1/2 बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग, 2 - 2 0, 0/2 0. तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा ही नहीं भी, और यदि बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हीलियम जो है वो He की फॉर्म में ही रहेगा. सेकंड जो है फैक्ट इसको सपोर्ट करता है वो है
दिस रेशियो Cp/Cv, heat capacity at constant pressure to heat capacity at constant volume। यूजुअली फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये पॉइजन्स रेशियो कहते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यू है वो 1.66 जो आती है, ये बेसिकली मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए आती है बेटा, याद रखिएगा इसको। ये जो वैल्यू आती है ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए आती है। तो ये दो फैक्टर हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, इनके मोनोएटॉमिक नेचर को। अच्छा, एक चीज़ और आई थी कि इनर्ट या नोबल क्यों है ये। इनके कई सारे रीज़न है बेटा, बट जो मेनली इनर्ट का रीज़न होता है, एक तो ये है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुली फिल्ड होता है NH2 NP6। दूसरा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है इसी की वजह से। और तीसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कि ये लूज़ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताती है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बारे में। तो दोनों ही जो वैल्यूज़ आती हैं वो अनफेवरेबल होती हैं हमारे लिए, तो इसी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है रूम टेम्परेचर पे। चलिए, ये जितने भी फैक्टर्स बेटा लिखे गए हैं, यदि मान लीजिए मैं एटॉमिक साइज़ की बात करता हूँ इनकी, जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो एटॉमिक साइज़ का यूजुअल ट्रेंड होता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस। तो रेडोन का जो साइज़ होता है, रेडोन वैसे रेडियो एक्टिव है, तो चलिए हम जिनोन से शुरू कर लेते हैं। जिनोन का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होगा, फिर क्रिप्टॉन, फिर आर्गॉन, फिर आपका नियोन, और सबसे लास्ट में आपका हीलियम। अब ये जो प्रॉपर्टी लिखी गई हैं सारी की सारी, इनको ध्यान से समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, सोल्युबिलिटी इन वाटर, एटॉमिक रेडियाई एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी की सारी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हैं। मीन्स जिनोन के लिए ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम होंगी, फिर आएगा आपका क्रिप्टॉन, फिर आर्गन, फिर नियोन और फिर हीलियम। अब वन बाय वन हम इनकी रीज़न ढूंढते हैं कि ऐसा है क्यों बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट वंडरवाल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, इनकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वंडरवाल फोर्सेस हमें पता है मास के प्रोपोर्शनल होते हैं, डाउन द ग्रुप आने पे मास बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ये चीज़ हमने पढ़ी है बेटा कि लिक्विड को जब गैस में चेंज किया जाता है, किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको कहा जाता है लिक्विफिकेशन। तो वो गैसेस जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं वो जल्दी लिक्विफाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज विच डू नॉट हैव मच हायर और स्ट्रोंगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Since all of these are gases, so they have weak van der Waals forces of attraction, no doubt. But in case of krypton, xenon, radon, these have higher van der Waals forces as compared to another. So therefore, they have more tendency to convert it into liquid state. So therefore, ease of liquefaction of xenon is maximum, followed by krypton, followed by argon, neon, and helium. सोलिबिलिटी इन वाटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सोलिबिलिटी इन वाटर क्यों बढ़ती है और इसका रीज़न क्या है। देखो, नोबल गैसेस की यदि मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैं आर्गन को कंसीडर करूँ 1 मिनट के लिए। अब वाटर हमें पता है कि एक पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा, तो पोलर है तो इस पर पार्शियल चार्जेस जनरेट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो पार्शियल या परमानेंट डायपोल इसका जो होता है, ये क्या करता है, इस आर्गन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देता है, ड्यू टू विच दिस आर्गन पोजेस इंड्यूस्ड डायपोल। इस आर्गन में जो है वो इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटा, और इन इंड्यूस्ड डायपोल की वजह से ये जो गैसेस होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जिनोन के केस में सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं
साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है इनकी, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्टोर्ट होता है जिनोन के केस में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्गन क्रिप्टोन। सो सोल्युबिलिटी जो है दैट इज़ ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। इन इंटरेक्शंस की वजह से सोल्युबिलिटी अराइज होती है वाटर के अंदर, और जहाँ ये इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होंगी सोल्युबिलिटी भी वहाँ सबसे ज़्यादा होंगी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे वहीं पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी, और इसी वजह से जो ट्रेंड है वो भी यही आएगा बेटा। लास्ट देखो जो लिखा हुआ है ये पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज हैव पॉजिटिव वैल्यू ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव आती है, मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इनके केस में वो डिफ़िकल्ट होता है, और ये है किस वजह से, ड्यू टू देयर स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिनोन कंपाउंड्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बेटा कि एन बार्टलेट जिसने जिनोन का फर्स्ट कंपाउंड बनाया था, उन्होंने या किस चीज़ ने उनको इंस्पायर किया था इन ऑर्डर टू मेक फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जिनोन। सो एन बार्टलेट ऑन वर्किंग कंपाउंड फॉर्मेशन बिटवीन O2 एंड PtF6, ऑक्सीजन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के रिएक्शंस वो करा रहे थे, और यहाँ से एक कंपाउंड बना था आयनिक जिसपे O2 पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव बना था। अब दिक्कत ये थी कि ऑक्सीजन और जिनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, यदि हम उनको कंपेयर करते हैं तो वो जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास आई थी वो आयनाइजेशन एनर्जी नियरली सेम होती थी बेटा। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है जिनोन के साथ, तो फिर ऐसा कंपाउंड जिनोन को भी बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी हमारे पास वो ऑलमोस्ट सेम थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की आसपास थी बेटा, एग्जैक्टली इसमें अभी लिखा नहीं हुआ है, नियरली ये जो थी वैल्यू, वन इज़ 11,1170 एंड सेकेंड इज़ 1175, तो ये जो कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर आती थी बेटा। तो जब ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता था जिनोन के साथ, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को ये माना कि जिनोन को भी कंपाउंड बनाना चाहिए PtF6 के साथ। तो फिर यहाँ से जो है फर्स्ट कंपाउंड बना था हमारा जिनोन का, और इसी चीज़ को जो है एन बार्टलेट ने सिग्निफाई भी किया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो थी जिनोन और O2 की, मोलिकुलर ऑक्सीजन की, वो नियरली सेम थी। तो यदि ऑक्सीजन जो है PtF6 के साथ रिएक्ट करके कोई आयनिक कंपाउंड बनाता है तो फिर जिनोन को भी बनाना चाहिए था, और उन्होंने फिर इस पर रिसर्च की, तो यहाँ से फिर फर्स्ट कंपाउंड बना था जिनोन का। तो आप याद रखिएगा कि किस चीज़ को इंस्पायर किया था, और वो चीज़ ये थी कि इन दोनों की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी वो नियरली सेम थी। एक की 1170 के आसपास थी, सेकंड इज़ 1175 किलोजूल पर मोल। जिनोन फ्लोराइड्स, जिनोन फ्लोराइड्स जो हैं बेसिकली जिनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड होते हैं जो यहाँ लिखे गए हैं, XCF2, XCF4, XCF6। यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे गए हैं बेटा जो रिपीटेडली पूछे गए हैं बोर्ड में। स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT।
and xenon do not form fluorides of type XCF, XCF3 and XCF5। तो यदि इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, देखो बेटा, वीबीटी जो है, वीबीटी हमें ये कहती है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड यदि बनेगा तो वो बनता है ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बट एज वी नो xenon हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो देयरफॉर क्योंकि xenon में सारी की सारी ही ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड थी, तो वीबीटी वहाँ अप्लाई नहीं हो सकती बेटा। फर्स्ट का रीजन तो आएगा ये कि वीबीटी को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, जो कि इसके केस में नहीं थी। और सेकंड यदि हम बात करें, सेकंड की यदि हम बात करते हैं, xenon डू नॉट फॉर्म फ्लोराइड। ना इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा बेटा, ये मेरे पास NS है, ये NP है और ये मान लीजिए D है। तो xenon का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे और 2 इसमें आएंगे। अब यदि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं बेटा, देखो XCF बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट होगा बेटा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनपेड 2। मीन्स on promoting one electron of NP cell to ND cell we get 2 unpaired electrons। Similarly यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कराओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 और 3 को यदि कराओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर केस आएगा ही नहीं कि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जो बचे वो ओड फॉर्म में बचे बेटा, मीन्स 1, 3 एंड 5। तो इसी वजह से कभी भी xenon इस तरीके के फ्लोराइड्स नहीं बनाता है, मीन्स XCF, XCF3 एंड XCF5। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट का रीज़न ये है कि वीबीटी तभी अप्लाई होती है जब पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हो, बट xenon के केस में सारी ऑर्बिटल फिल्ड हैं तो इस वजह से अप्लाई नहीं होगी। और सेकंड जो है आपका, इसका रीज़न ये है कि यदि आप एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कराते हो हायर एनर्जी सेल पे, तो हमारे पास उसी टाइम 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अराइज होंगे, इस वजह से ये इस तरीके के नहीं बनाता है बेटा। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ xenon फ्लोराइड्स। ये जो रिएक्शन लिखी गई है बेटा ऊपर तीनों, ये है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इनके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इनकी हाइड्रोलिसिस में एक प्रोडक्ट HF हमेशा बनता है, तीनों की हाइड्रोलिसिस में, XCF2 में भी, XCF4 में भी और XCF6 में भी। XCF4 और XCF6 की यदि आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा एक XCO3 जो कि एक एक्सप्लोजिव होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इनकी हाइड्रोलिसिस की जो आपने ध्यान रखनी है। XCF4 की हाइड्रोलिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर देखो xenon बनेगा, HF बनेगा, XCOF3 बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सी गैस यहाँ रिलीज होगी, तो बेसिकली ऑक्सीजन होती है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, यदि हाइड्रोलिसिस पूरी की पूरी हो जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HF और XCO3। बट यदि ये हाइड्रोलिसिस पार्शियल हो, मीन्स पूरी हाइड्रोलिसिस ना हो, तो क्या सीक्वेंस बनेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको।
XeF6 वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से 2HF मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे और स्ट्रक्चर बनेगी XeOF4, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। नेक्स्ट H2O के साथ आपने रिएक्ट कराया, फिर से 2HF बाहर जाएंगे, फिर बनेगा XeO2F2, ये भी जिनोन फ्लोराइड ही है, ऑक्सीफ्लोराइड बेसिकली एक। दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराओगे, फिर HF बाहर जाएगा और फिर बनेगा XeO3। सो ये चीज़ याद रखना है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि बेटा हाइड्रोलिसिस पूरी हुई है कि पार्शियल हुई है। तो ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया है, ये याद रखना आप। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले XeOF4 बनता है जिसकी स्ट्रक्चर आती है स्क्वायर पिरामिडल। फिर XeO2F2 बनता है जिसकी स्ट्रक्चर आती है सीसॉ, और फिर बनता है XeO3 जिसकी स्ट्रक्चर आती है पिरामिडल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 रिएक्शन जो है वो एक जैसी हैं, और लास्ट रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी अलग है बेटा। जिनोन फ्लोराइड यदि किसी फ्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, जैसे PF3 है, SBF5 है, या PF5 जो लिखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में जिनोन जो है एक फ्लोराइड डोनर का काम करता है बेटा, जिसको हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना फ्लोरीन जो है उसको दे देते हैं और कैटायनिक स्पीसीज में चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है XeF2 प्लस PF5। एक फ्लोरीन जो है ये PF5 को देगा तो वो PF6 माइनस में चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा XeF प्लस में। सिमिलरली सेकंड XeF4 प्लस SBF5, एक फ्लोरीन दे देगा XeF3 पॉजिटिव SBF6 नेगेटिव, और ऐसा ही काम जो है वो लास्ट में होगा। बट यदि जिनोन फ्लोराइड रिएक्ट करते हैं किसी मेटल फ्लोराइड के साथ, तो ऐसे केस में ये आप याद रखना कि मेटल हमें पता है यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये अपना फ्लोराइड डोनेट करेगा फ्लोराइड को, तो यहाँ ये जो काम करता है वो काम करता है फ्लोराइड एक्सेप्टर का, और यदि एक्सेप्ट करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ जो मेटल्स हैं हमारे पास, ये मेटल्स यूजुअली K हो सकता है, Rb हो सकता है, Cgm हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यदि किसी मेटल के साथ फ्लोराइड कनेक्ट है तो उस केस में जो जिनोन फ्लोराइड्स हैं वो डोनर एक्सेप्टर का काम करेंगे, और वैसे यदि किसी फ्लोराइड के साथ कनेक्ट है तो वहाँ ये डोनर का काम करते हैं। लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सम जिनोन इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं बेटा एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर। ये ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में। तो XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, XeOF4 एंड XeO2F2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिखे हुए हैं। हाँ, बट यहाँ एक आप करेक्ट कर लीजिएगा, एंड दिस इज़ योर XeOF4। इस पर्टिकुलर केस में जो ये लिखा हुआ है इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ। XeOF4 के अंदर जो हमारे पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर आते हैं, 5 बॉन्ड पेयर आएंगे और 1 लोन पेयर आएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी वैसे ही बनती हैं जो वेस्पर के अकॉर्डिंग है। XeF2 लीनियर होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में जाएगा ये। XeF4 स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 2 लोन पेयर आएंगे, 4 बॉन्ड पेयर आएंगे इसमें। XeF6 की स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनी हुई है, वो मैं बना देता हूँ। और ये जो स्ट्रक्चर आती है, ये स्ट्रक्चर आती है बेटा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं वैसे इसको, बट ये पेंटागनल बाईपिरामिडल का ही एक पार्ट होती है, जिसमें 1 लोन पेयर आएगा आपका। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी ये। चलिए, XeO3, XeO4 ये जिनोन के ट्राईऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड हैं। एक अमोनिया जैसी स्ट्रक्चर रखेगा पिरामिडल, दूसरा परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा। XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल है,
एक लोन पेयर है, बाकी सारे बॉन्ड पेयर होंगे। XeO2F2 ये सीसा स्ट्रक्चर का वेल नोन एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखिएगा इसको। लास्ट जो एग्जाम्पल आपके पास आया है, दिस इज़ सीसा स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर। सीसा स्ट्रक्चर, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर बेंट रूल अप्लाई होता है, जो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आप सबके साथ। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में बेंट रूल, बेंट रूल में दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ये है कि जो लोन पेयर होंगे या जो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं बेटा, ये हमेशा ही इक्वेटोरियल साइड्स पे आते हैं। और सेकंड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो यूजुअली कहाँ जाता है, एक्सियल पोजीशन पे। और इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को जो है हम बेंट रूल कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोबल गैसेस जो आपको पढ़ना है। एक बार नोट्स को अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। और एक इसमें छोटा सा पार्ट और है, वैसे यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, सो उसको आप एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसको एक बार पढ़ के देखिएगा बेटा, जो भी डाउट्स हों आपके आप डिस्कस कर लीजिएगा। एक चीज़ और है बेटा, यदि अब तक जितना सिलेबस हम कर चुके हैं, चाहे वो हमने स्कूल में किया हो या फिर अब ऑनलाइन किया हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप एक काम कीजिएगा, एक पेज पे उन डाउट्स को लिख के और मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि यूनिट वाइज आपके डाउट्स को वीडियो क्लास के थ्रू, जैसा आप कर रहे हैं इसके थ्रू, हम उनको सोल्व कर सकें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। सो आप इस पे काम कीजिएगा थोड़ा सा, जो भी डाउट्स हैं जिस भी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आपके, चाहे वो सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, जो भी डाउट्स हैं आप उनको लिख के मेरे पास मैसेज कीजिएगा और फिर जल्दी ही हम उनको इसके थ्रू सोल्व करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।